मत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायाते सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, क्या कुछ हो रहा है आप लोग जानते हैं। कर्नाटक में बीजेपी के वज़ीर आला के इस्तीफ़ा देने के बाद से हलचल मची है। हिमाचल में संगीन सड़क हादसा पेश आया है। चहलकदमी के दौरान अगर आप पर 100 चूहे अचानक हमला कर दे तो क्या करेंगे। कारगिल में फ़ौजी सुल्तान चौधरी जो ज़ख्मी होने के बाद 8 दिनों तक जिनको होश नहीं आया था, उनकी बात होगी तो टकैत ने एक बार फिर धमकी दी और कहा किसान पार्लियामेंट भी चलाना जानता है। वहीं पर बेरोज़गारी किस तरह आम है आप अंदाज़ा लगाएं। मुर्दाघर में डोम की 6 पोस्ट हैं तो उसके लिए 8000 इंजीनियर्स पोस्ट ग्रेजुएट ने दरख्वास्त दी है। और तुनिस के सदर ने मुल्क में सदात मार्शल क्यों नाफिज कर दी। और भी बहुत सारी चीज़ें। 600 करोड़ रुपये लूटने वाले अवाम के हेलीकॉप्टर ब्रदर्स नामी बीजेपी लीडरान की भी बात होगी। सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आपको ज़रूर मजबूत करना चाहिए, वो चाहे सब्सक्राइबर्स के एतबार से हो या दीगर एतबार से। उसकी तफसीलात नीचे हैं। आइए नाज़रीन बात करते हैं पहली ख़बर की, और वो है येडियूरप्पा। जी हाँ, कर्नाटक के बीजेपी के वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा दे दिया है। वो गवर्नर से मुलाकात करने के लिए राजभवन भी पहुंच गए थे। जब मैं ये न्यूज़ आप लोगों के सामने रखने के लिए रिकॉर्ड कर रहा था, येडियूरप्पा ने अपने इस्तीफे की जानकारी उनकी सरकार को 26 जुलाई को 2 साल पूरे होने पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम में थी। बीएस येडियूरप्पा पहले इस बात का इम्कान जाहिर कर चुके थे कि शायद 25 जुलाई को उनका वज़ीर आला के तौर पर आखिरी दिन होगा। उनका मानना था कि 25 जुलाई को मरकज़ी क़यादत उन्हें जो भी हिदायत देगी वो 26 जुलाई से उसी के मुताबिक काम शुरू करेंगे। इनका ये भी कहना था कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा पर उन्हें पूरा भरोसा है। आला क़यादत जो भी हिदायत देगी उन्हें वो मंजूर होगा। हफ्ते को इस बारे में उन्होंने कहा था कि वज़ीर आला ओहदे का हलफ लेने के पहले दिन से ही उन्होंने कई चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन उन लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ईमानदारी के साथ काम किए गए। काम को लेकर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। बैकब नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं कि जब से बीजेपी हुकूमत में आई है तब से ख़ुद बीजेपी में खाना जंगी जारी है। कहीं ज़ात पात की सियासत चल रही है तो कहीं पर जो है बदउनवानी की बात सामने आती रही है। इनके बेटों पर भी, इनके बेटे पर, उनके ख़ानदान पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगे बदउनवानी के। उसके बाद सीडीज़ को लेकर के यानी कि बरहना हालत में, और इस तरह के बहुत सारे ये सारी चीज़ें सियासत में चलती ही रहती हैं कि जो है किस तरह से एक दूसरे को नीचे दिखाया जाए, उनको गिराया जाए, ब्लैकमेलिंग की जाए वगैरह वगैरह, ख़रीद व फ़रोख्त। ये सारी चीज़ों का नतीजा है कि अब जो है कर्नाटक में जैसे येडियूरप्पा ने इस्तीफ़ा दिया है तब से अब महसूस किया जा रहा है कि अब दोबारा कर्नाटक में बीजेपी का वापस आना जो है वो मुमकिन नहीं है। इसलिए कि येडियूरप्पा एक सही चेहरा माने जाते थे। आप लोग जानते हैं बीजेपी में होने के बावजूद इन्होंने कभी ऐसा कोई मुतनाज़ा बयान जारी नहीं किया है जो बिलखुसूस बीजेपी लीडरान की जानिब से इस तरह के बयानात आते रहते हैं। फ़ैसले ज़रूर लिए गए हैं तमाम चीज़ों के सामने, लेकिन आवाम में इस तरह के कोई इन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया जिससे एक मखसूस मज़हब के या समाज के लोगों को तकलीफ़ पहुँचे। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस वक्त ब्राह्मण और लिंगायत और वक्कलिगा और गौड़ा, इन तमाम समाज में कर्नाटक में जो है इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सियासी हलचल मची हुई है। क्योंकि येडियूरप्पा का ताल्लुक़ लिंगायत तबके से है और यहाँ बहुत बड़ी बरादरी पाई जाती है, बड़ी तादाद में। कर्नाटक में ऐसे हालात में महसूस किया जा रहा है कि लिंगायत का एक बहुत बड़ा तबका इस वक्त बीजेपी छोड़ कर के वो कांग्रेस में या दीगर जो है पार्टियों में जो है सहारा ले सकता है। इसलिए कि येडियूरप्पा उनका एक अहम चेहरा माने जाते थे लिंगायत समाज के। आइए नाज़रीन गिरामी, देखते हैं अगले दिनों में क्या होगा। अगले ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और वो हिमाचल के ज़िला कन्नूर में सयाह भयानक है। हिमाचल प्रदेश के कन्नूर ज़िले में आज सहपैर
सांगला चटकोल शाहराह पर एक टेम्पू ट्रैवलर पहाड़ से गिरे तूदों में आपके जिस्मों पर अगर 100 से ज़ायद चूहे चढ़ने लगें तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, चूहों का हमला हुआ है और वो भी चहलकदमी के दौरान। और ये ख़बर आ रही है बरतानिया से। बरतानिया के लंदन में रहने वाली खातून ने खुद पर 100 से ज़्यादा चूहों के हमला करने का दावा किया है। खातून का कहना है कि पार्क में चहलकदमी करते वक्त चूहों ने उस पर हमला किया, उसके हार पैर कतर डाले। खातून ने लोगों को रात के वक्त में पार्क ना जाने का भी मशवरा दिया। द सन नामी एक वेबसाइट है, बल्कि अखबार है, उसमें शायद एक खबर के मुताबिक लंदन में रहने वाली 43 साला सान ट्रैफ्टिप 19 जुलाई को रात 9 बजे के आसपास नॉर्थ फील्ड्स में ईलिंग में वाक़ ब्लोंडन पार्क में चहलकदमी कर रही थी। तभी उनकी नज़र नीचे घास में घूमते हुए सैकड़ों चूहों पर गई। एक साथ इतने चूहे देखकर खौफजदा हो गई थी। इससे पहले ही वो पार्क से निकल पाती, चूहों ने उस पर हमला कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक उसने कहा कि मैंने इतने सारे चूहों को एक साथ कभी नहीं देखा। वो 100 से ज़्यादा चूहे ज़रूर होंगे। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं बीमार होने जा रहा हूँ। चूहे मेरे पैरों पर रेंग रहे थे। मैं उन्हें पाँव मारकर दूर कर रही थी। अंधेरा होने की वजह से देख पाना मुश्किल था कि चूहे कहाँ से आ रहे हैं। चूहे मेरे पैरों को काट रहे थे और मेरे जिस्म के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह 100 से ज़ायद चूहों के हमलों की खबर इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। आइए नाज़रीन गिरामी, कारगिल जानते हैं जो जंग हुई भारत और पाकिस्तान में, आज ही के दिन 1999 में मुल्क के जांबाज फौजियों ने कारगिल में हिंदुस्तान का परचम लहराया था और पाकिस्तान से आए दरअंदाज़ों को खुदेड़ कर मुल्क की सरहद को महफूज बनाया था। 1999 में लड़ी गई इस जंग में पाकिस्तान को हिंदुस्तानियों की बहादुरी का वो सबक मिला था जिसको आज तक पाकिस्तान भुला नहीं सका है। और भारत में लगातार इस सिलसिले में जो है जब भी सालगिरह आती है बड़े ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है और शहीदों को याद किया जाता है। कितनों ने अपने आज़ा गंवाए इस जंग में और माजूर हो गए। कारगिल की जंग में बजाते खुद शामिल होने वाले एक फ़ौजी सुल्तान चौधरी भी है, जिनकी तस्वीर इस वक्त आप देखेंगे। सुल्तान चौधरी दराज सेक्टर इलाके में मोर्चे पर जंग लड़ रहे थे। सुल्तान चौधरी 12 जुलाई 1999 को जंग लड़ते हुए ज़ख्मी हुए और 8 दिनों तक बेहोश रहे। उनको 2 गोलियां लगी थी, पैरों और बाजुओं में गोलियां लगी थी। ताहम गोली लगने के बाद ऊपर से नीचे गिरने की वजह से पूरा जबड़ा टूट गया था। 3 साल तक इलाज मुआलजे के बाद वो चलने फिरने के काबिल बन सके। सुल्तान चौधरी ने बताते हैं कि जब जंग लड़ी जा रही थी तो दुश्मन को ऊंचाई का फ़ायदा था, इसलिए आगे बढ़ने के लिए रात के वक्त का इंतज़ार किया जाता था। उनके 2 साथी मौके पर ही शहीद हो चुके थे। सुल्तान चौधरी बताते हैं कि हमारे पास आम बंदूकें थीं, जबकि दुश्मन के पास AK-47 जैसे मुहलिक हथियार थे, लेकिन हथियारों से ज़्यादा अहम जंग में जज्बा और मुल्क की हिफाजत का ख्याल अहम होता है, जो हमारे पास था। और हम भारतीयों ने दुश्मन को बड़ी तादाद में मार गिराया और मुल्क की सरहदों को अपने कब्ज़े में ले लिया। सुल्तान चौधरी ने बताया कि उनको करगिल जंग में लगी गोलियों की वजह से 2002 में रिटायरमेंट लेना पड़ी। सुल्तान चौधरी बताते हैं, मैं उन्हें अब वो वक्त याद आता है जब मुश्किल हालात के बावजूद बढ़ना था और साथी शहीद होते जा रहे थे। तो नाज़रीन गिरामी, कारगिल की जंग तो पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह के मरहलों से गुज़रे और आखिरी जो हरबा इस्तेमाल किया गया उसमें जो है बहुत सारे नौजवान भारतीय नौजवान शहीद हुए। और आपको मालूम होना चाहिए कि शहीद होने वाले अक्सर भारतीय फ़ौजियों का ताल्लुक़ इस्लाम से था। आइए नाज़रीन गिरामी, बात करते हैं अगली ख़बर की, और वो है टकेत ने एक बार फिर धमकी दी है कि किसानों की बात नहीं मानी जाए तो सिर्फ ट्रैक्टर चलाना नहीं बल्कि पार्लियामेंट चलाना भी जानते हैं। किसान रहनुमा राकेश टकेत वक्तन फ़वक्तन मरकज़ी हुकूमत को निशाना बनाते रहते हैं और अपने अंदाज़ में भी धमकियां देते रहते हैं। नई धमकी के तहत अब उन्होंने कहा कि किसान पार्लियामेंट से किसानों ने गूंगी बहरी सरकार को बेदार करने का काम किया है। किसान पार्लियामेंट चलाना भी जानता है और नज़रअंदाज करने वालों को गाँव में सबक सिखाना भी जानता है। गलत फहमी में कोई न रहे। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, किसान रहनुमा राकेश टकेत वक्तन फ़वक्तन मरकज़ी हुकूमत को निशाना बनाते रहते हैं और अपने अंदाज़ में भी धमकियां देते रहते हैं। नई धमकी के तहत अब उन्होंने कहा कि किसान पार्लियामेंट से किसानों ने गूंगी बहरी सरकार को बेदार करने का काम किया। किसान पार्लियामेंट चलाना भी जानता है, नज़रअंदाज करने वालों को गाँव में सबक सिखाना भी जानता है। गलत फहमी में कोई ना रहे। राकेश टकेत ने अपने ट्विटर हैंडल से लाइनें ट्वीट की हैं। मालूम हो कि पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान किसान पार्लियामेंट के पास जंतर मंतर पर अपना किसान पार्लियामेंट चला रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन और दीगर तंजीमों के 200 लीडर और हिमायती
रोज़ाना दिल्ली पुलिस की निगरानी में जंतर मंतर पहुंच रहे हैं और यहां सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक अपना पार्लियामेंट लगाने के बाद वापस चले जाते हैं। किसानों ने पहले ही ऐलान किया था कि मानसून इजलास के दौरान पार्लियामेंट के बाहर तक जाएंगे, वहां अपना एहतजाज दर्ज करेंगे। नाज़रीन गिरामी, इस तरह से लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद अब लगातार किसान फिर से अपने मुतालबे सामने रखते हुए अपने एहतजाज को मजबूत से मजबूत तर कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, भारत में बेरोज़गारी किस कदर आम है, नौजवान किस तरह बेरोज़गार हो चुके हैं, अगर ये रिपोर्ट आप सुनेंगे तो हैरान व शशदर रह जाएंगे कि इंजीनियरिंग करने वाले, ग्रेजुएट करने वाले, पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले उम्मीदवार आखिर किस किस तरह की नौकरियों के लिए अपनी दरख्वास्तें पेश कर रहे हैं। मुल्क में बेरोज़गारी का आलम क्या है। मगरबी बंगाल में इसका सिर्फ एक नमूना दिखाया गया। मगरबी बंगाल की राजधानी कलकत्ता में एक सरकारी अस्पताल में लाशों को संभालने के लिए लेबोरेटरी असिस्टेंट की 6 आसामियों पर भर्ती निकली। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस अहदे के लिए दरख्वास्त देने वाले की तादाद 8000 से ज़्यादा उम्मीदवारों की थी और इनमें इंजीनियर, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार शामिल हैं। जिस लेबोरेटरी असिस्टेंट ओहदे के लिए भर्ती निकली है उसे मुर्दाघर में बोलचाल की ज़बान में डोम भी कहा जाता है। मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट के एक अहदेदार ने पीटीआई को इस बात की तस्दीक की है। उन्होंने बताया कि नील रत्ना सरकार मेडिकल कॉलेज के महकमे फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में डोम के 6 ओहदों पर भर्ती के लिए दरख्वास्त देने वालों में तकरीबन 100 इंजीनियर थे, 500 पोस्ट ग्रेजुएट थे और 2200 ग्रेजुएट उम्मीदवार हैं। अस्पताल के अहदेदार ने यह भी बताया कि कुल दरख्वास्त दहिंदगान में से 78 खातून उम्मीदवार और वनस्मित 784 को 1 अगस्त को होने वाला तहरीरी इम्तिहान में बुलाया गया है। गुज़िश्ता साल सितंबर में निकली भर्ती का नोटिफिकेशन के मुताबिक इस अहदे के लिए कम से कम 8वीं और उम्र की हद 18 से 40 साल होना लाजमी है और वहीं माहाना सैलरी 15,000 है। अफसर ने बताया कई दरख्वास्त गुजार नौकरी काबिलियत के हिसाब से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। यह हैरान कुन है कि इंजीनियर, पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट की डिग्री होल्डर ने इस अहदे के लिए दरख्वास्त दी है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त आप डिग्रियां लेकर जो डगर डगर, रास्ता रास्ता, नुक्कड़ नुक्कड़, घर घर दर दर जो घूम रहे हैं बेरोज़गारी की वजह से, उसमें अब इंजीनियर जैसे लोगों को भी किस तरह का चेहरा देखना पड़ रहा है, कौन से दिन देखने पड़ रहे हैं कि डोम जैसे ओहदों के लिए 8000 अफराद और इसमें इंजीनियर और ग्रेजुएट की डिग्री होल्डर्स भी हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ। ट्यूनिस के सदर कैस सईद ने मुल्क में सदारती मार्शल लॉ नाफिज कर दी है, जिसके तहत वज़ीर आज़म को बरतरफ कर दिया गया और पार्लियामेंट तहलील कर दी गई है। सदर के इस इक़दाम के बाद मुल्क में सूरत हाल कशीदा होती हुई जा रही है। नाज़रीन गिरामी, पार्लियामेंट के स्पीकर राशिद अल गनौशी ने इस फैसले को बगावत करार देते हुए कहा कि पार्लियामेंट का ओपन सेशन जारी है। कैस सईद ने जो किया वह गलत व गैर कानूनी है, इनकलाब व दस्तूर के ख़िलाफ़ बगावत है। ट्यूनिस कौम और अन्नहज़ा के हामी व कारकुनान मुत्तहिद होकर इनकलाब का दिफा करेंगे। सदर के इस ऐलान के बाद ट्यूनिस के मुख्तलिफ शहरों में आवाम सड़कों पर आ गई है। अलबत्ता सदर ने पहले ही खबरदार कर दिया है कि किसी भी किस्म की पुरतशद्दुद कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बल्कि इसका जवाब फ़ौज देगी। तो नाज़रीन गिरामी, ट्यूनिस की सूरत हाल इस वक्त सियासी सूरत हाल बहुत ही ख़राब होती जा रही है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं उन बीजेपी लीडरान की जिनको हेलीकॉप्टर ब्रदर्स कहा जाता है और लोगों को 600 करोड़ का चूना लगा करके भाग दिए। जी हाँ, चेन्नई से आ रही खबर है। तंजावुरु ज़िले के क्राइम ब्रांच आईपीसी सेक्शन 406, 420 और 120B के तहत अब जो है ये मामला दर्ज हो चुका है। हेलीकॉप्टर ब्रदर्स के नाम से मशहूर ये बीजेपी के 2 लीडरान यहाँ के मकामी लोगों को 600 रुपये का चूना लगा करके भाग गए। बताया जा रहा है कि पहले इन्होंने एक डायरी कंपनी ओपन की, फिर इसके बाद विक्ट्री फाइनेंस नामी एक कंपनी के मातहत में 2009 से अर्जुन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड नामी एक कंपनी चलाना शुरू कर दिया और उसके बाद लोगों को अलग अलग तरह से झांसा दे करके और फ़ायदे की बात बता करके लोगों से जो है पैसा ऐंठना शुरू कर दिया और इस तरह से उन्होंने पैसा ऐंठते अलग अलग लालच दे करके 600 करोड़ रुपए के करीब इन्होंने जो है जमा किया। उसके बाद जो है लोग फ़रार हो गए। अब मामला दर्ज होने के बाद पुलिस इन दोनों बीजेपी लीडरान के ख़िलाफ़ जो है मामला दर्ज करके इनकी तहक़ीक़ कर रही है और छानबीन करने की कोशिश कर रही है। इस दरमियान में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी लीडरान किस तरह से जो है धोखा देते हैं और हर तरह के क्राइम में ये मुलव्वस होते हैं। नाज़रीन, मुझे यहाँ इजाज़त दें।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्म